इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां से जितने भी ऑनलाइन प्रश्न बनने वाले हैं आधुनिक भारत में उसके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि, जब इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद से ये माना जाता है कि भारत में जो है अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल का द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1772 ईस्वी में वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध शासन लागू क्लाइव के द्वारा किया गया था और द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। द्वैध शासन लागू लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में किया गया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। जब वारेन हेस्टिंग्स को कार्यकाल में लाया गया था, तब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत के तहत वर्ष 1774 में, यानी कि वो रेगुलेटिंग एक्ट जो नियम लगा था वो 73 का नियम था, 1773 का, लेकिन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी और यह सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था, जिस समय वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल हुआ करता था और इस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे था। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का प्राप्त हुआ था साल 1863 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में प्रथम आईसीएस अधिकारी बने थे, प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी। सत्येंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बने थे। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग से संबंधित कुछ जानकारी, जैसे एचिंसन आयोग 1886 में लाया गया था। एचिंसन आयोग 1886 में लाया गया था। एचिंसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में लागू किया गया था। एचिंसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में लागू किया गया था। एचिंसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस्लिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय
के कार्यकाल में लागू किया गया था? एसलिंगटन आयोग 1912, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में लागू किया गया था। एसलिंगटन आयोग 1912, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में लागू किया गया था। ली आयोग 1923, ली आयोग 1923, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में लागू किया गया था। ली आयोग 1823, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? यानी कि जो संघीय लोक सेवा आयोग है, संघीय लोक सेवा आयोग है, वो किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1923 के तहत ये आयोग आया था, ली आयोग। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त एक भूमि सुधार प्रणाली थी। अस्थाई बंदोबस्त एक भूमि सुधार का उद्देश्य था और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरुआत की गई थी। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। सहायक संधि हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, जिसने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था, जो कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाया गया था साम्राज्य विस्तार के लिए। व्यापगत का सिद्धांत, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यापगत का सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? व्यापगत का सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। हड़प नीति, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में वर्ष 1849 में हुआ। पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में 1849 में हुआ। उस समय लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक जो गवर्नर था, वो पंजाब के विलय के समय ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर था, फिर भारत का गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। पंजाब का जो विलय है 1849 में हुआ था। राज्य हड़प नीति में कहा गया था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है। राज्य हड़प नीति में ये कहा गया था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो अवध का अधिग्रहण आउटरम रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किया था। डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किया था। व्यापगत सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति के अंतर्गत
किन किन राज्यों को अंग्रेज अपने अधिकार में लिए थे और कब लिए थे, वहाँ उस चीज की एक चार्ट दिखाई गई है। जैसे सतारा, सतारा को 1848 में अधिग्रहित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। सबसे पहले तो हैदराबाद हुआ था 1798 में। सबसे पहले हैदराबाद हुआ था 1798 में। उसके बाद सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। ये कार्यकाल रहा, ये कालक्रम रहा कि कैसे अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के तहत इन राज्य को अपने अधिकार में लिया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, जिसे मास्टरली इनएक्टिविटी, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या फिर मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या फिर मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति जॉन लॉरेंस से संबंधित है। मास्टरली इनएक्टिविटी, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। वर्ष 1861, वर्ष 1861 भारतीय दंड संहिता या फिर जिसे आईपीसी की धारा के नाम से अभी जाना जाता है, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय दंड संहिता 1861 में लागू किया गया था। भारतीय दंड संहिता या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुई थी। भारतीय दंड संहिता की शुरुआत 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज उपाधि अधिनियम, राज उपाधि अधिनियम 1876, राज उपाधि अधिनियम 1876, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। 1876 में राज उपाधि अधिनियम पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग, जो कि 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग था। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड लिटन के आयोग कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था और यह एक अकाल आयोग था और यह 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग माना जाता है। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, जैसे नेपाल 1816 में अधिकार लॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, सिंध 1843 लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, भूटान पर अधिकार 1865 लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में और बर्मा में 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में अधिकार किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, उसकी होती है समाप्ति। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।